दोस्तों सबसे पहले तो इस वीडियो को देखिए। अगर मेरा दांव सही रहा ना तो क्या पता अगला बिग बुल मैं बन जाऊं। स्कैम 1992 के इस डायलॉग में राकेश झुनझुनवाला ने जैसे अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था, क्योंकि हर्षद मेहता के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में आज तक कोई भी बिग बुल हुआ है तो नो डाउट वो राकेश झुनझुनवाला ही थे। लेकिन उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो कंगाल होने की कगार पे थे। राकेश झुनझुनवाला ने इस कंगाली से निकलकर कैसे बेशुमार कामयाबी हासिल की और 14 अगस्त 2022 को जब ये बिग बुल दुनिया को छोड़कर गया तब उनकी नेटवर्थ 5.8 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 45,000 करोड़ रुपए तक की थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज से लगभग 40 साल पहले केवल 5,000 रुपए जेब में लेकर निकला हुआ 25 साल का लड़का आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट का किंग बन जाएगा। तो दोस्तों सवाल उठना लाजमी है कि आखिर राकेश झुनझुनवाला ने इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर कैसे बने और वो कौन सा मोमेंट था जो कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो चलिए सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है जब हैदराबाद के एक इनकम टैक्स ऑफिसर राधेश्याम के घर राकेश झुनझुनवाला का जन्म होता है। आपको बता दें कि राकेश झुनझुनवाला राजस्थान के झुंझुनू में रहने वाले एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे और इसलिए इनके नाम के पीछे झुनझुनवाला लगा हुआ है। अब क्योंकि राकेश जी के पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे इसलिए उनके घर में भारत के स्टॉक मार्केट की बातें चलती रहती थी और स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट राकेश को यहीं से आया था। और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही राकेश जी ने न्यूज़पेपर्स में स्टॉक मार्केट से जुड़ी खबरें पढ़ना शुरू कर दिया था। उसी वक्त उन्होंने तय किया था कि उनकी किस्मत को स्टॉक मार्केट की स्याही से ही लिखा जाएगा। पर एक मिडिल क्लास लड़के के ख्वाब इतनी आसानी से कहां ही पूरे हो सकते हैं। उसकी आधी जिंदगी तो परिवार की ख्वाहिशें पूरी करते ही निकल जाती है। एंड राकेश जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वो अपने पिता को अपने स्टॉक मार्केट ड्रीम के बारे में बताते हैं तो पहले तो उन्हें डांट पड़ती है, फिर उन्हें पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा जाता है। आपको बता दूं कि राकेश जी ने मुंबई के सिद्धनाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और ये वही कॉलेज है जिससे भारत के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिरला, कोटक महिंद्रा के चेयरमैन उदय कोट, एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक परेख और मरिंगो के चेयरमैन हरीश मारीवाला और हाल ही में शार्क टैंक पर नजर आए रोनिश ग्रेवाला जैसे दिग्गज बिजनेसमैन निकले हुए हैं। खैर 1985 में अपनी सीए की डिग्री हासिल करने के बाद राकेश झुनझुनवाला एक बार फिर से अपने पिता के पास पहुंचते हैं और स्टॉक मार्केट में करियर बनाने की इच्छा जाहिर करते हैं और अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कुछ पैसों की मांग भी करते हैं। बाकी के पेरेंट्स की तरह राधेश्याम भी साफ साफ कह देते हैं कि तुम्हें जो करना है करो मगर अपने पैसों से। एंड साथ ही वो राकेश को एडवाइस देते हैं कि कभी भी परिवार या दोस्तों से पैसे उधार लेकर स्टॉक मार्केट में मत लगाना। राकेश जी की माँ तो यहाँ तक भी कहा करती थी कि अगर तुम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो तुमसे कोई शादी तक नहीं करेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। ये तो हमेशा से ही मिडिल क्लास मेंटेलिटी के अंदर फिट बैठा हुआ है। अब जरा आप ही सोचो, एक लड़का जिसने अपनी पढ़ाई खत्म ही की है उसके पास खुद के पैसे कहाँ से ही आएंगे। जब राकेश जी ने अपनी सेविंग्स देखी तो उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए ही थे। पैसे तो कम जरूर थे मगर राकेश झुनझुनवाला के दिमाग में स्टॉक मार्केट इस तरह से बस गया था कि करोड़ों की इमारत बनाने के लिए वो 5,000 लेकर ही निकल पड़े थे। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे ट्रेड्स लिए जिससे वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते गए। एंड इसी दौरान एक दिन उनके बड़े भाई जो कि खुद एक सीए थे वो राकेश के पास एक अमीर लेडी को लेकर आते हैं जो कि अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती थी। आपको बता दूं कि उस वक्त फिक्स डिपॉजिट 12 से 13% का इंटरेस्ट दिया करती थी, लेकिन राकेश जी ने उस लेडी को 18% इंटरेस्ट देने का वादा किया और ऐसे करके 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ले ली। इस तरह उनके बड़े भाई ने राकेश जी के लिए कुछ और क्लाइंट्स लाए जिसके जरिए उन्हें स्टॉक मार्केट में दांव खेलने के लिए करीब 10 लाख रुपए मिल चुके थे। स्टॉक मार्केट में अपनी एंट्री के जस्ट 1 साल बाद यानी कि साल 1986 में राकेश जी ने अपना पहला प्रॉफिट कमा लिया था। उन्होंने 43 रुपए पर शेयर की कीमत पर टाटा टी के 5,000 शेयर खरीदे थे जिसकी वैल्यू सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही 143 तक पहुंच जाती है और इस ट्रेड से राकेश जी ने पूरे 5 लाख रुपए कमाए थे जिससे उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। और इसके बाद तो जैसे उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया और 1986 से 1989 के बीच करीब 50 लाख रुपए की कमाई की। और जिस लड़के की जेब में कुछ साल पहले तक सिर्फ 5,000 रुपए हुआ करते थे उसने 4 लाख रुपए का पहला टैक्स भरा। पर आखिर कौन जानता था कि ये तो राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस स्टोरी का भी ट्रेलर था और अभी आगे तो पूरी फिल्म ही बची हुई थी। साल 1989 में जब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पर था और आयरन ओर की डिमांड काफी बढ़ चुकी थी, तभी आयरन ओर की ग्लोबल मार्केट में रिसेशन आने के कारण भारत की कंपनी सेसागोआ को ह्यूज लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दूं कि सेसागोआ को आज हम वेदांता के नाम से जानते हैं जो कि भारत की एक जानी मानी माइनिंग कंपनी है। उस समय सेसागोआ की स्टॉक प्राइस 28 रुपए पर शेयर तक गिर चुकी थी और ज्यादातर इन्वेस्टर्स इसको सेल किए जा रहे थे। तभी राकेश जी ने इसे एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और करीब 1 करोड़ रुपए लगाकर सेसागोआ के 4 लाख शेयर्स को खरीद लिया। राकेश जी को अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस था इसे आप इस बात से समझ सकते हो कि 1 करोड़ रुपए में कुल 50 लाख तो उनकी आज तक की पूरी कमाई थी और बाकी के 50 लाख उन्होंने उधार लिया हुआ था। एंड इसमें रिस्क का फैक्टर बहुत ही ज्यादा था, लेकिन वो डायलॉग है ना,
रिस्क है तो इश्क का फैसला सही साबित हुआ और कुछ ही समय में सेसागोवा ने जबरदस्त रिटर्न दिए, जिससे साल 1989 में उनकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ रुपए को टच कर चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि राकेश जी को इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? वेल, इसका जवाब जानने के लिए हमें साल 1985 में जाना होगा, जब राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में कदम रखा। इस दौरान मुंबई की दलाल स्ट्रीट में राकेश की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल मॉडल मानते थे। एक्चुअली दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राधा किशन दमानी जी की, जो कि आज अपने सुपरमार्केट चेन डी-मार्ट के साथ भारत के रिटेल इंडस्ट्री का किंग बन चुके हैं। राधा किशन दमानी के पिता शिव किशन जी दलाल स्ट्रीट में काम किया करते थे, जबकि राधा किशन दमानी बॉल बेयरिंग का बिजनेस संभालते थे। जब उनके पिता की मौत होती है तो वो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का फैसला करते हैं और ऐसे में दलाल स्ट्रीट में भारत के दो सबसे महान इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दमानी की मुलाकात होती है। इन दोनों की केमिस्ट्री काफी ज्यादा जबरदस्त थी, क्योंकि राकेश जी को जहाँ बोलने का शौक था तो वही दमानी जी को सुनने का। राकेश जी को स्टॉक मार्केट के दाव सिखाने का क्रेडिट भी राधा कृष्ण दमानी को जाता है। एंड साल 1985 से 1989 के बीच इन दोनों ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके जबरदस्त पैसे कमाए, जिसके बाद दोनों इंडियन स्टॉक मार्केट के ब्लैक कोबरा कहे जाने वाले मनु मानेक को ज्वाइन कर लेते हैं। अब अगर आपने हर्षद मेहता पर बेस्ड स्कैम 1992 को देखा है तो शायद आप इस नाम से परिचित जरूर होंगे। मनु मानेक भारत के स्टॉक मार्केट में बेयर कार्टेल का लीडर हुआ करता था। ये इंसान इतना पावरफुल था कि एक समय पूरा स्टॉक मार्केट इनके इशारों पर नाचता था। पर फिर इसकी मुलाकात होती है हर्षद मेहता से, जिसने मार्केट में ऐसा बुल रन मचाया कि मनु मानेक को जबरदस्त लॉस हुआ। अब अगर आप बुल और बेयर मार्केट जैसे शब्दों से कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस आप इतना समझ लीजिए, तो सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि शेयर मार्केट के जरिए दो तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ लोग शेयर्स की कीमत बढ़ने पर पैसा कमाते हैं, तो इसे बुल रन मार्केट कहा जाता है। पर स्टॉक मार्केट में आप शेयर की कीमत कम होने पर भी कमा सकते हैं, जिसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। और जब शेयर्स की कीमत लगातार नीचे जा रही होती है तो इसे हम बेयर मार्केट कहते हैं। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी आगे की कहानी में इन वर्ड्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। मनु मानेक को ज्वाइन करने के बाद राकेश और राधा किशन जी ने भी शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी, पर हर्षद मेहता ने अपना शातिर दिमाग लगाकर बैंक से इतने पैसे उठा लिए कि मार्केट को नीचे गिरने ही नहीं दिया और तीनों को शॉर्ट सेलिंग में अच्छा खासा लॉस सहना पड़ा। लेकिन फिर 1992 में हर्षद मेहता स्कैम दुनिया के सामने आता है, जिसकी वैल्यू करीब 30,000 करोड़ रुपए की थी, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से हिल चुका था। और राकेश झुनझुनवाला इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और शॉर्ट सेलिंग करके कुछ ही समय में 30 से 35 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। और ये राकेश जी के स्टॉक मार्केट करियर का टर्निंग पॉइंट भी था। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके बाद राकेश ने स्टॉक ट्रेडिंग से किनारा कर लिया। राकेश जी अच्छे से जानते थे कि हर्षद मेहता स्कैम के कारण मार्केट कुछ समय के लिए नीचे तो जरूर जा रहा है, पर इंडियन स्टॉक मार्केट आने वाले समय में बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला है और इसे कोई बेयर कार्टेल नहीं रोक सकता। और उनकी ये बात 100% सही साबित हुई। 1990 के दशक में जो सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट पर था, वो आज 80,000 पॉइंट्स को भी क्रॉस कर चुका है। एंड दोस्तों, मनु मानेक से किनारा करने के बाद साल 1992 में राकेश जी रेयर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी की शुरुआत करते हैं। और यहाँ रेयर में आर का मतलब राकेश है और आरी का मतलब रेखा से। रेखा राकेश जी की पत्नी है, जिनसे उनकी शादी साल 1987 में हुई थी। वैसे इन दोनों से जुड़ी एक जबरदस्त कहानी है, जिसे राकेश झुनझुनवाला ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया। रेखा जी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी और उनके घर में एसी, कार जैसी सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, पर राकेश जी के घर में कोई एसी नहीं था, जिसकी मांग उनकी पत्नी अक्सर किया करती थी। बात है साल 1990 की, जब वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मधु दंडावेट के कंधों पर थी। एंड राजीव गांधी की मौत के बाद जिस सिचुएशन में नई सरकार बनी थी और वीपी सिंह की पिछली नीतियां जिस तरह से रही थी, उन्हें देखकर इन्वेस्टर्स को 1990 के यूनियन बजट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि वीपी सिंह की सरकार का ये बजट बिजनेसेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा, जिस कारण स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से गिर रहा था और अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स तो जैसे कौड़ियों के भाव बिक रहे थे। और राकेश झुनझुनवाला का तो कुछ अलग ही मानना था। राकेश जी अच्छे से जानते थे कि वीपी सिंह एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो ऐसा बजट कभी नहीं ला सकते जो कि बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाए। इसीलिए उस दिन जैसे ही 6 बजे स्टॉक मार्केट खुलता है, राकेश जी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब 9 बजे स्टॉक मार्केट क्लोज होता है, उस समय तक उनकी नेटवर्क 3 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ रुपए हो चुकी थी। और फिर उसी रात राकेश जी ने अपनी वाइफ के लिए एसी लाते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि राकेश जी के पास उससे पहले एसी लाने के पैसे नहीं थे, पर उन्होंने अपनी ये स्टोरी हमें इसलिए बताई थी कि जब भी आपको कोई बड़ी चीज परचेज करनी हो तो आप अपनी सेविंग्स में से पैसे मत निकालो, बल्कि सेविंग्स को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करो और उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उससे अपने शौक पूरे करो। खैर, अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं रेयर एंटरप्राइजेस की, जो कि राकेश और रेखा जी के स्टॉक पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए बनाई गई थी। यही वो कंपनी है जिसके जरिए राकेश जी ने ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की और कदम बढ़ाया। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या उन्हें इस नई अप्रोच में सक्सेस मिली? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए साल 2003 में आते हैं, जब राकेश जी ने 40 रुपए की कीमत पर टाइटन की 4 करोड़
करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स को खरीद लेते हैं एंड कुछ ही दिनों में टाइटन का एक शेयर 80 रुपए को पार कर जाता है और राकेश जी को जबरदस्त प्रॉफिट होता है। पर वो अपने शेयर्स को अभी नहीं बेचते क्योंकि उन्हें विश्वास था कि टाइटन की घड़ी अभी भी रुकने वाली नहीं है। लेकिन किसको पता था कि किस्मत का पहिया अब उल्टी करवट लेने वाला है। टाइटन का शेयर प्राइस गिरकर 80 से 30 रुपए पर पहुंच जाता है, जिससे राकेश झुनझुनवाला को करोड़ों का लॉस होता है। मगर फिर भी वो अपने कदम को पीछे नहीं खींचते। वो कहते हैं ना कि व्हेन इट इज रेनिंग द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू लेट इन रेन। आसान शब्दों में समझे तो जब आपके दिन खराब चल रहे हो तो हाथ पैर मारने के बजाय बुरे दिनों को गुजरने का इंतजार करना चाहिए। और राकेश जी ने ठीक ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों के बाद उनके शेयर वापस प्रॉफिट में आ गए। उन्हें अपने फंडामेंटल एनालिसिस, टाइटन के स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट पर पूरा विश्वास। आपको जानकर हैरानी होगी कि राकेश जी ने अपने लाइफ टाइम में कभी भी टाइटन के शेयर्स बेचे नहीं और आज भी उनकी फैमिली टाइटन के 5.1% शेयर्स की मालिक है। जिस टाइटन के एक शेयर को उन्होंने 40 रुपए में खरीदा था वो मल्टी बैगर साबित हुआ और आज इस कंपनी के एक शेयर की प्राइस 3300 रुपए से भी ज्यादा है। इसके बाद उन्होंने ल्यूपिन क्राइसिल और प्राज इंडस्ट्रीज और स्टार हेल्थ जैसी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट किया और कई गुना रिटर्न्स कमाए। स्टॉक मार्केट की इसी सक्सेस के कारण लोग उन्हें बिग बुल बुलाया करते थे। साथ ही इन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है क्योंकि इन दोनों के ही सक्सेस के पीछे वैल्यू इन्वेस्टिंग का बहुत बड़ा हाथ था। आप टाइटन के एग्जांपल से समझ सकते हो राकेश झुनझुनवाला को अच्छे से पता था कि टाइटन के फंडामेंटल बेहद ही स्ट्रॉन्ग है, जिसके शेयर प्राइस उसके एक्चुअल वैल्यू से काफी कम थी एंड इसीलिए उन्होंने मौका देकर टाइटन के शेयर्स को होल्ड करके रखा था। हालांकि दोस्तों उन्होंने अपने करियर में कई बड़ी बड़ी गलतियां देखी हैं, जिसमें उनकी सबसे बड़ी मिस कैलकुलेशन दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड यानी कि DHFL को कहा जाता है। साल 2013 में उन्होंने इस कंपनी में 34 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और साल 2019 में DHFL ने कई लोन डिफॉल्ट किए और इनका शेयर प्राइस 97% गिर गया। DHFL ने इन्वेस्ट करने के ठीक एक साल पहले राकेश जी ने रियल एस्टेट फर्म DP रियलिटी में भी इन्वेस्ट किया था, जो कि कोविड पेंडेमिक को नहीं झेल पाई, जिससे उनके इन्वेस्टर्स को जबरदस्त लॉस हुआ। बॉलीवुड के दबंग कहे जाने वाले सलमान खान के क्लोथिंग ब्रांड बीइंग ह्यूमन के चर्चे तो आपने सुन रखे होंगे। राकेश जी ने भी सलमान खान की कंपनी 12.7% स्टेक्स को खरीद लिया था जब इसके एक शेयर की प्राइस 247 रुपए की थी। बट 2021 आते आते बीइंग ह्यूमन ब्रांड की कंपनी मंडाना रिटेल का शेयर प्राइस 16 रुपए पर पहुंच चुका और ना चाहते हुए भी राकेश जी को लॉस के साथ एग्जिट लेना पड़ा। दिसंबर 2021 में राकेश जी ने अकाशा एयर नाम से एक लो कॉस्ट एयरलाइन सर्विस की भी शुरुआत की थी, जिसने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान राकेश जी की डेथ के ठीक एक हफ्ते पहले यानी कि 7 अगस्त 2022 को भरी थी। इंडियन एयरलाइन सेक्टर में तेजी को देखते हुए राकेश जी एक बड़ा दाव खेलने की तैयारी में थे, मगर कौन जानता था कि भारत के सबसे महान इन्वेस्टर में शुमार ये शख्सियत हमें बीच रास्ते में ही छोड़कर चली जाएगी। 14 अगस्त 2022 को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और मल्टीपल ऑर्गन इश्यूज की वजह से राकेश जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दी। जेब में 5000 लेकर स्टॉक मार्केट में कदम रखने वाले राकेश झुनझुनवाला जब दुनिया को छोड़कर गए तब उनकी नेटवर्थ 5.8 बिलियन की थी। बाकी दोस्तों आपको राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।